ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल नजर डालते हैं आज के एक्सपर्ट कमेंट पर। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर जो है वो पिछली बार जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद में बदली से नजर आ रही है। यहाँ से अभी भारतीय जनता पार्टी के कैलाश बंसाली जो एमएलए हैं वो पहला चुनाव लड़े और पहला चुनाव जीत गए। कांग्रेस की तरफ से जो दावेदारी प्रस्तुत की जानी है और जो की जा रही है उसमें जुगल काबरा कांग्रेस से एमएलए रहे हैं और बहुत तेज तर्रार नेता रहे हैं। उनको कैलाश बंसाली ने पिछली बार चुनौती दी थी, लेकिन जो सामने आया वो ये था कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को ये सीट खोनी पड़ी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है कि यहाँ से प्रत्याशी को बदला जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेघराज लोहिया जो हैं, जो राशिकों के पहले अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बहुत नजदीक माने जाते हैं, वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे लाने की बात की जा रही है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनिल टाटिया जो पहले नगर निगम के सदस्य रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उनका दावा बहुत मजबूती के साथ में देखा जा सकता है। और जहां तक सवाल है इस परंपरागत सीट का, तो परंपरागत सीट पे भाजपा और कांग्रेस दोनों में लगातार कांटे की टक्कर रही है। लेकिन 80 के दशक से पहले कांग्रेस का जो दावा था उसमें भाजपा ने सेंध लगाई है और जो नया जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत जो है उसमें बढ़ोतरी की हमेशा से संभावना रही है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसको जीत के दिखा भी दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में फर्क यही पड़ेगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होता है और कांग्रेस कोई साथ में जातिगत आधार किस तरीके से कांग्रेस समीकरण अपने बिठाती है, उसी पे सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ये बात तय है कि जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर है, बराबर की लड़ाई है। बात की जाए कच्ची बस्तियों की, तो आपको क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कच्ची बस्तियों का पूरी तरह से इसलिए विकास नहीं करना चाहते कि उन्हें लगता है कि अगर इन कच्ची बस्तियों का पूरी तरह से विकास हो गया तो अगली बार आगामी चुनाव में हमारे पास मुद्दे क्या होंगे, किस आधार पर हम वोट मांगेंगे? मैं चुनाव की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं तो मानवता की राजनीति कर रहा हूँ। और आम आदमी की क्या जरूरत है, चाहे वो कच्ची बस्ती का है चाहे दूसरे एरिया का है, जो भी उसकी मांग है और मैं उसको समझता हूँ कि इसमें काम में मेरा जो योगदान चाहिए मैं मेरा पूरा योगदान देता हूँ। कच्ची बस्तियों में विशेष कर से, क्योंकि कच्ची बस्ती में हमको 20% खर्च करना अनिवार्य है। 1 करोड़ रुपया मिलता है तो उसमें से 20 लाख रुपए तो सारा काम मैंने पैसा काम में लेके कच्ची बस्तियों में लगा दिया। 5 साल में एक नजीर पेश की जा सकती विधायक के द्वारा विकास का मॉडल साबित करके अपने विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, अगर हम सरकार में होते तो मैं निश्चित रूप से एक मॉडल पेश कर सकता था, परंतु अब क्योंकि हमारी सरकार नहीं है इसलिए मुझे दूसरों पे निर्भर करना पड़ता है। उनकी एसेंट चाहिए, उनकी डीपीआर बनानी चाहिए, वो चाहिए, परंतु फिर भी मैं संघर्ष करके उस तरफ बढ़ता हूँ और काफी काम मैंने करवाए। अब मानते हैं अगर अगली बार आपकी सरकार आती है और आप विधायक रहते हैं तो आप एक नजीर पेश करेंगे अपने विधानसभा? मैं निश्चित रूप से करूंगा और जोधपुर को आर्थिक ढांचा सुधारने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा, नए उद्योगों लाऊंगा और अब रिफाइनरी का जो काम है उससे जोधपुर का औद्योगिक विकास जबरदस्त हो जाएगा। बात की जाए विधायक कोष की राशि पहले 1 करोड़ रुपए थी, राज्य सरकार ने अभी 2 करोड़ रुपए कर दी। क्या विकास की दृष्टि से इस राशि को आप प्राप्त मानते हैं? नहीं मानते। हमने विधानसभा में भी की थी कि महाराष्ट्र में जैसे 5 करोड़ रुपए किए गए, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ किए गए, मध्य प्रदेश में 3 करोड़ रुपए किए, उसी तरह से राजस्थान में भी 3 करोड़। परंतु अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि अभी तो हम 2 करोड़ करते हैं, फिर देखेंगे। आपने विधायक कोष की राशि अब तक कुल कितनी खर्च कर दी है? मैंने 5 करोड़ में 4.79 लाख कर दिए। क्या आप संतुष्ट हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपने कार्य कराए? देखिए, संतुष्टि बहुत बड़ी बात है, परंतु मैं समझता हूँ जो मैंने प्रयास किया उसमें काफ़ी सफलता मिली है और आम आदमी को कुछ रिलीफ करने का मैंने काम किया है। परंतु ये नहीं कर सकता 100% सब काम हो गए या जनता की जो मांग, मैंने जो मेरा चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के समय निकाला था उसमें से करीब 31 पॉइंट से उसमें से करीब 26 पॉइंट में मैं काफ़ी लगभग पहुंच गया हूं। परंतु अभी भी 5 पॉइंट्स है जिसमें अभी कुछ नहीं कर पाया, जिसमें एक अकाउंटिंग एकेडमी मेरा एक सपना था कि जोधपुर, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी राजधानी है, सारी दुनिया में जोधपुर के 8,000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। यहाँ अकाउंटिंग शिक्षा का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था, उसको और बंदोबस्त किया जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेडमी के अलावा ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं किए जाने का आपको मना लेके आप नहीं कर पाए? मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो भूजल की समस्या, दूसरा कथक पानी की समस्या, तीसरा तीनों हॉस्पिटल की
व्यवस्था बहुत ही खराब है, लच्चर है। आपके लिए 4.5 साल का समय कम था इन समस्याओं को दूर करने के लिए? मैं तो कहता हूँ कि समय तो अपने हिसाब से चलता है, परंतु मैं फील जरूर करता हूँ कि कुछ काम मैं नहीं करवा पाया। उसका कारण ये है कि आने वाला चुनाव में फिर मुझे जनता के सामने जाना है और जनता पूछेगी कि आपने क्या काम नहीं किए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ये काम इसलिए नहीं किए कि सरकार ने मदद नहीं की। आप बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेडमी की, उसके लिए क्या योजना बनाई है, किस तरह से अकेडमी बनेगी, किस तरह से कार्य? देखिए, हमने प्रपोजल दे दिया था। यहाँ पर रवि जैन, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब सीओ थे जीडीए में, तो हमने योजना बनाई थी। विवेक विहार में उन्होंने जगह भी छोड़ी है और अभी भी हमने अप्लाई कर रखा है कि विवेक विहार में जो जगह है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेडमी दे लें, और अगर वो जगह और बड़ी देनी चाहते हैं तो चोखा क्षेत्र में हमको 25 एकड़ की ज़मीन दे दें, तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। आप संघ से जुड़े गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि संघ की जो पकड़ है प्रदेश नेतृत्व में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है? मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। संघ कोई पकड़ नहीं रखता है राजनीति में। कद्दावर नेता है संघ के, तो कहीं समय समय में बागी तेवर भी दिखाते हैं, क्या वजह है कि दूर होते जा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ वसुंधरा जी संघ के खिलाफ है या जन के महत्व को कम करने जा रही। वो तो बाल्यकाल से संघ से इतनी जुड़ी हुई है जितना हम सब नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी अपनी देवदर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, देवदर्शन यात्रा की क्या सियासी मायने है? देखिए, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है, चाहे एमएलए है नहीं है या पूर्व मंत्री है, उससे कोई मतलब नहीं। परंतु अगर उसको ठीक लगता है, इसको करने से मेरा जनाधार बढ़ता है, तो अपने आप पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ अपने। उसी समय जब प्रदेश में चुनाव का समय है और जब भाजपा की बात की जाए, भाजपा अपनी सूरा संकल्प यात्रा निकाल रही है, और ऐसे में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वो अपनी देवदर्शन यात्रा निकाल। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ये पार्टी के कार्यक्रम से अलग कोई काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं उसका एक पार्ट कर रहा हूँ, और जब समय आएगा तब मैं सूरा संकल्प यात्रा में भी उसी तरह से भाग लूंगा जैसे अन्य कार्यकर्ता ले रहे हैं। समय चुनाव का 3 महीने का रह गया, सूरा संकल्प यात्रा में घनश्याम तिवारी जी कहीं नजर नहीं आए। देखिए, मैं आपको आज निश्चित रूप से कहता हूँ, मैंने अभी 26 जून को उनसे वार्ता की थी इमरजेंसी के बारे में जब हो रही थी, और हम एक ही प्लेटफॉर्म से, तो उन्होंने कहा था कि समय आने पर मैं अवश्य इसमें शामिल होऊंगा। और वो समय अब शीघ्र आ रहा है जब जयपुर में, अभी तारीख निश्चित नहीं हुई, समापन समारोह की या जन जागरण की जागृति के लिए एक महारैली होगी जयपुर में। वो अवश्य उसमें आपको दिखेंगे, बोलेंगे, और टीवी पे साक्षात्कार में भी। क्या वजह मानते हैं कि प्रदेश में जो भाजपा की गुटबाजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं तो गुटबाजी मानता ही नहीं हूँ। सब एक मन से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है टिकटों का वितरण जो क्यों एक आदमी नहीं कर रहा है, ये इस पर क्यों लोगों को ये है कि मैडम करेगी वही टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने यही कहा है हमारी एक कोर कमेटी है, वो बैठ के निर्णय करेगी, वही टिकट देगी, तो उसमें सबकी चलेगी और सबको कोशिश की जाएगी, जितने भी कद्दावर नेता हैं वो सब चुनाव लड़ें ताकि जनता के सामने जाएं और सरकार बनाने में मदद करें। क्या इसमें सच्चाई है कि मैडम की इस बार नहीं चलेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैडम उसमें सबसे बड़ी ध्रुव है, धुरी है। उनकी मंशा को दूसरे सब लोग समझकर और स्वविवेक से और जो पार्टी के हित में होगा वैसा निर्णय लेंगे और टिकट देंगे। गुटबाजी यहाँ ऐसे देखने को मिलती है कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो हमेशा से यहाँ रहे। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे अभी 1 साल में ही सक्रिय हुई है राजस्थान में, उससे पहले भी यहाँ पर राजस्थान में देखने को नहीं मिली, चुनाव के समय में आई है। तो ऐसे में जो आगे आने की बात होती है कि तिवारी जी आगे आए। देखिए, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत अशोक गहलोत जी का वक्तव्य है कि ये सिर्फ 4.5 साल सोती रही, अब ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए आई है। मैं तो जनता भी कह रही है, पार्टी जनता की नहीं, जनता नहीं कह रही, जनता को बरकरार रहे हैं अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस के सीपी जोशी साहब या अपने अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमेशा ऐसे ही वक्तव्य देते हैं जिनसे ऐसा लगे कि भाजपा तो फूटी टूटी पार्टी हो गई है और हम एक मत हैं, और रोज जूते बाजार उनकी सभा में। मुख्य 5 साल अगर अपने प्रदेश में अपने राज्य में सक्रिय रहे तो पार्टी को फायदा मिलेगा, ये तो नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु मैं ये कहता हूँ कि वसुंधरा जी तो पूरी सक्रिय रही है। यह तो अशोक गहलोत जी, घनश्याम तिवारी और अपने गुलाब कटारिया और वसुंधरा जी, इन तीनों को किसी तरह से अलग अलग करूं, ये उनकी कूटनीति रही है। वो जादूगर हैं, वो कहते हैं मैं तो इनको लड़ा बढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा।
आपको लगता है कि जादूगर का जादू अपनी पार्टी में नहीं चल के दूसरी पार्टी में, आपकी भाजपा की पार्टी में चल रहा है? नहीं, वो नहीं चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा जादू यहाँ भी चलता है। ठीक है, उन्होंने कई बार कहा है ये, और विधानसभा के में भी उन्होंने कहा है कि मैं तो गुलाब जी प्रदेश अध्यक्ष को देख रहा था कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दोनों में से एक बनेगा, परंतु उन्होंने कहा कि फिर ये वसुंधरा जी आ गई। ठीक है ना, तो उनका कटाक्ष है, मैं उसको नहीं मानता हूँ, ये गलत है। ये पार्टी ने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है और उसमें संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस तरह से आगामी चुनाव में आपके युवाओं को मौका देंगे या आपके द्वारा? देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नीति है कि हम 10% टिकट युवाओं को देंगे और उसमें जितने भी युवा अच्छे होंगे, जीतने वाले होंगे, उनको जरूर महत्व मिलेगा, टिकट मिलेगा। क्या आप जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से अगला चुनाव लड़ेंगे? मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ, अगर मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो जरूर लड़ूंगा, और पार्टी ने कहा भाई आपको नहीं और इसको बना रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो 90 के चुनाव से टिकट मांग रहा था, मुझे नहीं मिला, परंतु मैंने हमेशा सूर्यकांता जी का कार्य किया है विधानसभा में, उनको हमेशा वरिष्ठता के साथ आ गए और उनका अभी भी श्रद्धा से देखते हूँ। जैसे सर बता रहे हैं कि आप 90 से टिकट मांग रहे, टिकट नहीं मिला, और अभी जाके 13वीं विधानसभा में आपको टिकट मिला, तो क्या लगता है कि इतना समर्पण भाव दिखाया धीरे धीरे और आखिर में जाके लेकिन मिला तो सही? तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने मेरी पब्लिक मीटिंग में पहले ये कहा था कि लोग कह रहे हैं कि ये नए आदमी आ गए, मैंने कहा मैं तो पुराना हूँ, जो नए नेता आ गए हैं वो ये बात कह रहे हैं। पार्टी में देर से ही लेकिन सुनी तो गई है। नहीं, सुनी गई है, और मैं कहता हूँ भाजपा तो हमेशा कार्यकर्ता की सुनती है, उसकी हमेशा डायरी रखती है कि इस कार्यकर्ता का कितना समर्पण है, जिसका जितना समर्पण था समय आने पर उसको वो फल मिल जाता है। अब मानते पार्टी में भाषणों में कार्यकर्ताओं को तसल्ली रखनी चाहिए कि सुनी जाएगी, ये तो हमारा मूल मंत्र है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना, उनके हर काम में, उनके दुख सुख में मेरा ये दावा है। आज किसी पार्टी के कार्यकर्ता को अगर हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसके माता पिता को या रिश्तेदार को, मुझे फोन आता है तो मैं सब पहले काम छोड़ के उसकी उपचार अच्छा हो जाए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलकर। जहन में मलाल नहीं हुआ कि इतने टाइम से इससे जुड़े रहे और टिकट की दावेदारी करते रहे लेकिन टिकट नहीं मिला? मैं कभी मलाल नहीं हुआ। मैं आपको कहता हूँ कि जिस दिन मेरा टिकट, मैं बताऊँ 90 के अंदर मेरा भैरू सिंह जी ने एक ही नाम भेजा था राजस्थान प्रदेश से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में 9 लोग थे, उसमें से 7 लोग मेरे पक्ष में थे कि कैलाश बंसाली को टिकट मिलना चाहिए, यह बहुत अच्छा कार्यकर्ता है और इसका हर चुनाव में बहुत अच्छा रोल रहा है। परंतु जब राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो ये टिकट जी को दे दिया है, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड चाहे जो करें, आप भले 200 सीट में से 199 आप अच्छे जिसको दे, परंतु इसको सूर्यकांता जी को देना चाहिए पेंसिल। तो अंत में अटल जी भी मीटिंग में थे और लालकृष्ण जी अडवाणी क्योंकि अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा मैं मेरा वीटो पावर यूज़ करते हुए कैलाश बंसाली को, हालांकि मैं जानता हूँ अच्छा कार्यकर्ता है, उसको जिन लोगों ने आगे लाए हैं उनको भी बड़ा दुख होगा, परंतु मैं ये टिकट सूर्यकांता जी को देता हूँ और मैं जानता हूँ कि कैलाश बंसाली इतना समर्पित कार्यकर्ता है, वो जी को जिताने में भी मदद करेगा। आप ही की पार्टी में आपको संघर्ष करना पड़ा टिकट के लिए? नहीं, मैंने संघर्ष किए ही नहीं, मैंने अप्लाई किया, ये एक प्रक्रिया है। आप उचित उम्मीदवार थे लेकिन आपसे ज्यादा जो कह सकते हैं सीनियरिटी में सूर्यकांता जी थे तो उनको टिकट मिल गया। वो मेरे से सीनियर नहीं है, ये भी गलतफहमी है। मैं 1957 से हूँ, वो IAS की माता जी विजयराजे सिंधिया के करीब थी, वो 60 आई है तो सीनियर नहीं है, तो फिर उस मित्रता का एक छोर बन जाता है, आपके हृदय में मेरे प्रति अच्छी भावना बन जाती है और जब कोई अवसर आता है तो आप मुझे ऑब्लाइज करेंगे। ये इस तरह से पहली पसंद रही क्योंकि विजयराजे सिंधिया जी की बिल्कुल बिल्कुल जी की भी पहली पसंद रही। बिल्कुल। आगामी चुनाव में आपके मुद्दों को तरजीह देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा कि जोधपुर की जो ये पानी की समस्या है, जो दोनों इंटरलिंक है, अंडरग्राउंड वाटर की और दिल्ली पानी सप्लाई की, और एक गटर लाइन की समस्या, सफाई की समस्या, इसको एक साथ लेता हूँ मैं, जो नगर निगम की अकर्मकता है उसको। तो नंबर 1 कि जोधपुर सुंदर स्वच्छ शहर बने और लोगों को शुद्ध जल और शुद्ध हवा मिले। नंबर 2, तीनों अस्पतालों में जो अव्यवस्था है,
उसको ठीक किया जाए, जो नए वार्ड्स बनने हैं उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तीसरा, हमारे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। कैलाश चंद बंसाली अस्पतालों की उचित व्यवस्था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मुद्दों के साथ फिर से जनता के बीच जाने को है तैयार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगामी चुनाव की तस्वीर क्या होगी। क्या कैलाश चंद बंसाली चुनावी बिसात पर बाजी मार पाएंगे, ये फैसला तो आप